नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे और आज है दिन हमारा पहला। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो जरूर किया था, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, और उस वीडियो में वॉइस का इश्यू आ रखा था, इसलिए उसको 1000-1200 लोगों ने देखा था, तो मैंने उसको डिलीट ही करा दिया। मैंने कहा नया वीडियो करेंगे। और अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो उस वीडियो के रूल थे वो बिल्कुल मैंने अलग कर दिए। और दोस्तों, हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ लेते हैं, जब हम मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ते हैं, वोकैबुलरी हम कवर कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस कैसे निकालने ये कवर कर लेते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखे सर ये भी कवर कर लेते हैं। रह जाता है दोस्तों, तो वो होती है दोस्तों कि एक सिर्फ ग्रामर का रूल। अगर सर वो हो जाए तो मजा आ जाए। कई सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आए, और कमेंट आने के बाद जो मुझे रियलाइज हुआ वो ये हुआ कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी अपडेटेड मेथड के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ। तो आज आप 120 रूल्स पढ़ेंगे, सारे रूल एज इट इज एक एक करके पढ़ेंगे, और उनके साथ अपडेटेड मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। बड़े ध्यान से सुनते जाना, बढ़िया से नोटबुक निकालो और नोट करते जाना, ठीक है? ये काम करना है आप सभी लोगों को। और आप में से किसी को भी किसी प्रकार की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से, 1 रुपया वहां खर्च करने की जरूरत नहीं है मार्केट से। सब पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा 120 रूल्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए शुरू करते हैं। 120 रूल्स में दोस्तों पहला रूल आता है इंग्लिश का, ईच और एवरी का। ईच और एवरी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, ईच और एवरी दोनों की दोनों होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर को ही बताते हैं। तो ईच और एवरी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं, कुछ सेंटेंसेस की यूजेस के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ईच और एवरी में पहला इस्तेमाल ये डिटरमाइनर की तरह होता है। डिटरमाइनर मतलब होता है एक तरीके से एडजेक्टिव के प्लेस पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने क्या बोला, ईच, आगे लगाया हमने पर्सन। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ईच लिखा हुआ है, ये पर्सन, ये नाउन से पहले ईच इस्तेमाल होगा। ईच सिंगुलर को बताता है, तो इसके बाद आगे लगने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। ईच पर्सन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमने लिखा एवरी पर्सन, बिल्कुल ठीक है, ये आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर हमने इसे प्लूरल कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसी को कहा जाता है दोस्तों डिटरमाइनर। जैसे हमने क्या लिखा दोस्तों कि ईच बुक इज डिफरेंट, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, डिटरमाइनर की तरह इस्तेमाल हुआ है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी बुक इज डिफरेंट। ईच बुक इज डिफरेंट, हम ये भी लिख सकते हैं एवरी बुक इज डिफरेंट, क्योंकि ईच और एवरी दोनों का इस्तेमाल दोस्तों इस तरीके से हो सकता है। तो ये तो हम एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है हमने इसको समझा। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाला दोस्तों, यहां पर ये बड़े ध्यान से सुनना कि ईच का इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के प्लेस पर कर लिया, ईच और एवरी। अभी इसी में अगर हम इसका प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल करें तो दोस्तों ये जो ईच है ना, ईच आपका प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। ईच का इस्तेमाल प्रोनाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, लेकिन एवरी का इस्तेमाल नाउन के प्लेस मतलब प्रोनाउन के प्लेस पर नहीं होता। सिर्फ ईच का इस्तेमाल होता है। एवरी का इस्तेमाल अगर प्रोनाउन के प्लेस पर लिखा होगा तो गलत होगा। अब ये मैं क्या बात कह रहा हूं कि गलत होगा सही होगा, वो बड़े ध्यान से देखो। जैसे कि हमने क्या लिखा, वी हैव 3 कार्स, हमारे पास 3 कार हैं। ईच इज डिफरेंट इन कलर, हर एक डिफरेंट है दूसरे से। सिर्फ ईच लिखा हुआ है, ये दोस्तों प्रोनाउन के प्लेस पर यूज हुआ है, असल में प्रोनाउन की तरह ही इस्तेमाल हुआ है। यहां अगर आपने ईच की जगह एवरी लिखा होता दोस्तों, तो दोस्तों ये गलत हो जाता। अगर आप ऐसे लिखते ना एवरी इज अ डिफरेंट कलर, तो दोस्तों ये गलत हो जाता। पॉइंट समझ में आया? ये हमने पहली चीज यहां पर सीखी। आगे बढ़ेंगे ईच के रूल में ही। तो दोस्तों ईच के रूल में इसे बैक करते हैं, यहां तक नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है? इसे नोट करने के बाद मैं इसको इरेज करता हूं। सबके पास नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप अपने नोट्स बना सको, ठीक है? इस भरोसे मत रहना कि पीडीएफ देंगे विशाल सर और पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है? नोट जरूर करना, तभी समझ में आएगा। अगला पॉइंट है, एवरी का इस्तेमाल डिटरमाइनर में अकेला हुआ। जैसे कि एवरी बुक कर सकते हैं, ऑन द शेल्फ इज अ बेस्ट सेलर, डिटरमाइनर कर लेंगे, लेकिन हम इसका इस्तेमाल प्रोनाउन के तौर पर नहीं कर सकते, एवरी बुक करके यूज कर लेंगे। तो पहला इस्तेमाल तो हमें समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों ईच और एवरी में, एक छोटे से अंतर को बताते हुए। वो ये, ईच भी बताता है एक एक करके चीजों के बारे में, एवरी भी बताता है एक एक करके चीजों के बारे में। ईच का इस्तेमाल तब हो जाता है जब 2 लोग हों, 2 चीजें हों,
दो और दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा, दो होंगे तो भी ईच का इस्तेमाल हो जाएगा, दो से ज्यादा होंगे तो भी ईच का इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन एवरी का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब मोर देन टू हो, यानी दो से ज्यादा, कम से कम तीन और तीन से ज्यादा होंगे तब इस्तेमाल होगा। ये आपका दो में इस्तेमाल नहीं होता एवरी। क्या मतलब है, मैं मतलब आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा आई एम ऑक्यूपाइड, मैं घिरा हुआ हूं, विद वन बुक इन ईच हैंड, एक बुक है मेरे, हर एक एक हाथ में एक एक किताब है, एक एक हाथ में एक एक किताब है। तो हाथ कितने, हाथ तो दो ही होते हैं, तो दो के साथ क्या लग सकता है, दो के साथ दोस्तों, दो के साथ तो सिर्फ और सिर्फ ईच लग सकता है, एवरी नहीं। तो क्या लगेगा यहां पर, इन ईच हैंड करेक्ट होगा। ये जो एवरी हैंड करके दिया है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अंतर समझ में आया। जब हमें यही नहीं पता कि दो है या दो से ज्यादा, तो ईच और एवरी दोनों करेक्ट होंगे जैसा कि हमने यहां पर देखा था। लेकिन जब हमें पता हो कि यहां बात दो की हो रही है या दो से ज्यादा की, सो अकॉर्डिंगली हम दोस्तों ध्यान रखेंगे कि दो के लिए इस्तेमाल होता है ईच और दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा तो ईच और एवरी दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है ये बात। आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहां तक सीखा दोस्तों, ये हमारा रूल नंबर 1 हुआ कंप्लीट। कम टू दी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है, बड़े ध्यान से सुनो, कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है बोथ, तो बोथ का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं दोनों की। किसकी बात कर रहे हैं, दोनों की। और हमेशा याद रखना बोथ जो है हमेशा हमें पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंस देता है, तो इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लिखते। बोथ और नॉट एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं होते। कैसे, जैसे हमने लिखा बोथ सारा एंड जॉन आर नॉट डॉक्टर्स, कह रहे हैं कि दोनों के दोनों डॉक्टर्स नहीं है, तो हमने कहा बोथ सारा और जॉन डॉक्टर नहीं है, तो बोथ भी यूज हुआ है और नॉट भी यूज हुआ है, यानी कि सेंटेंस गलत है। ठीक है, हम ऐसे यूज कर सकते हैं बोथ सारा एंड जॉन आर डॉक्टर्स, या तो ऐसे यूज करेंगे। और जब हम कह रहे हैं दोनों डॉक्टर्स नहीं, तो हम ये यूज करते हैं नीदर सारा नॉर जॉन इज अ डॉक्टर, ना तो सारा ना ही जॉन डॉक्टर है, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया, बोथ का इस्तेमाल एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे हमारा रूल नंबर 2 है। आते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 का इस्तेमाल। रूल नंबर 3 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में दिया हुआ है, वो है हु, हुम, विच, दैट। बहुत एग्जांपल दिए, बड़े ध्यान से सुनना ताकि समझ में आ जाए। हु का इस्तेमाल होता है दोस्तों सब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्टिव केस की तरह। तो जहां कहीं सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा वहां हु का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देता हूं कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे हमने क्या, एक सेंटेंस की शुरुआत होती है अगर, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है इन जनरल, तो उसके बाद आती है वर्ब, यही तो होता है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके बाद आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पर हु का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो एग्जाम्पल दिए मैंने। पहला, जब सवाल पूछा जा रहा है हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, तो हु सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हु का इस्तेमाल हो जाएगा। और हु का इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है, जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। जैसे कि शी इज दी वन, ये वो लड़की है, हु वॉन दी कंपटीशन, जिसने कंपटीशन जीता। सो ये वन किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब शी के लिए, और यानी शी की बात कर रहा है। हु हमारा यूज हुआ सब्जेक्टिव प्लेस। कैसे सब्जेक्टिव प्लेस, क्योंकि हु लिखा होता है, हमेशा याद रखना है हु के बाद दोस्तों वर्ब ही आती है, और ये वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग आती है, जिसके लिए हु काम कर रहा है। वन लिखा है तो वन के लिए ही तो आई, वन ही तो है जिसने जीता कंपटीशन। वन कौन, वो लड़की। और एग्जांपल देता हूं आपको, बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे लिखा है हु इज द मैन स्टैंडिंग बाय द डोर, एक एग्जांपल इसका दूंगा, एक इसका, दो एग्जांपल दे रहा हूं। हु इज द मैन स्टैंडिंग बाय द डोर, वो कौन है जो डोर पर खड़ा हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन पूछा। दूसरा, ही इज द वन, ये वो है हु ऑर्गेनाइज द इवेंट, जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो हु यूज हुआ किसके लिए, वन के लिए, यानी कि उस ही के लिए। और इसके बाद देखो दोस्तों वर्ब आगे। नेक्स्ट में हमने देखा हु आर दी पीपल इन दिस फोटो, इस फोटो में कौन लोग हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल यूज हो गया हु। और आर किसके अकॉर्डिंग आगे, क्योंकि आगे यहां पर हमने पीपल की बात करी। आगे लिखा हमने दे आर दी साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं हु डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट, जिन्होंने न्यू एलिमेंट डिस्कवर किया। ये हु यूज हुआ है किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए, और इन्होंने डिस्कवर किया, ये इनके लिए वर्ब यूज हो गई। याद रहेगा। अगला देखो हु कॉल्ड यू अर्लियर, तुम्हें पहले किसने बुलाया था, ये देखो क्वेश्चन पूछा है, ये इसके लिए वर्ब। इट वॉज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त था, हु लिव्स इन सॉरी इट वॉज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त था जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो हमने कहा ये मेरा दोस्त था, ये किसके लिए यूज हो रहा है, हु, माई फ्रेंड के लिए, और इसके लिए वर्ब देखो लिव्स।
प्रेजेंट की बात आ गई, अभी तक मैंने पास्ट की एग्जांपल दिए थे, प्रेजेंट की बात आ गई, मेरा दोस्त है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के लिए वर्ब में एस और एस लगेगा, लगा दिया हमने। यही चीज ध्यान रखनी, एग्जाम में लिव्स की जगह लिव कर देते हैं, गड़बड़ आ जाती है, बट हमें ध्यान रखना है वर्ब आएगी जिसके लिए हु काम कर रहा है, हु काम कर रहा है माई फ्रेंड के लिए जो कि सिंगुलर है। अगला सेंटेंस देखा, हु मेड दिस डिलीशियस केक, ये डिलीशियस केक किसने बनाया, क्वेश्चन बना है, ये हमारी वर्ब आ गई, माई सिस्टर इज द वन हु बेक्ड इट, मेरी सिस्टर है जिसने इसे बेक किया है, बनाया है। हु के बाद बेक आ गई, वर्ब आ गई। अगला दिया हमने, हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन बन गया हमारा। और दूसरा, जेन इज द पर्सन हु कैन फिगर इट आउट, जेन वो पर्सन है जो इसे फिगर इट आउट कर सकता है, पर्सन के लिए काम कर रहा है हु, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई यहां पर। तो पॉइंट समझ में आ गया, हु का इस्तेमाल मैंने कराया, सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन यूज हुआ, और कैसे इस्तेमाल हुआ हमने देख लिया। ऐसे आते हैं दोस्तों हुम पर, पहला समझ गए, हुम का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह होता है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे होता है, जैसे हु में सब्जेक्ट में वो खुद काम कर रहा है कि वो पर्सन कौन है, ये वो पर्सन है जिसने ऐसा किया, ये वो पर्सन है जो यहां रहता है, ये वो पर्सन है ऐसा करता है, वो खुद काम करता है। हुम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है हमेशा। जैसे कि होम डिड यू इनवाइट, तुमने किसको इनवाइट किया, इनवाइट करने वाला काम तो यू ने किया, किसको इनवाइट किया, पूछ रहे किसको किया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए। हुम डिड यू इनवाइट, इसके ऊपर काम हुआ। आई इनवाइटेड द गर्ल, मैंने उस लड़की को इनवाइट किया, हुम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला था। हुम ने काम ही नहीं किया, उस लड़की ने काम कहां किया, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होता है, एक सेंटेंस यहां हो गया और एक सेंटेंस यहां। हमने कहा आई मेट, जिससे मैं मिला था, किससे मिला था, उस लड़के से, हुम, आपका इस तरीके से बन गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आता रहेगा। Whom did you call, तुमने किसको बुलाया, किसको बुलाया, तुमने काम किया, जिसको बुलाया उसने काम नहीं किया, ऑब्जेक्ट है। Whom did you call, I called the man, मैंने उस मैन को बुलाया। देखो एक सेंटेंस ये, Whom I met at the conference, जिससे मैं कॉन्फ्रेंस में मिला था, Whom आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगला, Whom did she choose as her assistant, she ने किसको असिस्टेंट की तरह चूज किया, काम तो she ने किया, बट तो Whom क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। She chose the person, she ने उस पर्सन को चूज किया, तो एक सेंटेंस ये रहा, whom she believed was the most capable, जिसको she ने बिलीव किया कि वो मोस्ट कैपेबल होगा। दो सेंटेंस के बीच में whom आ गया, जिसको she ने बिलीव किया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अगला देखा, whom did they blame for the mistake, उन्होंने मिस्टेक के लिए किस पर ब्लेम लगाया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसी पर लगाया। they blame the employee, उन्होंने एम्प्लॉय पर ब्लेम लगाया। whom, जिनको दे थॉट वॉज रेस्पॉन्सिबल, जिनको उन्होंने सोचा कि वो रेस्पॉन्सिबल है, तो यानी दे ने सोचा, ये आपका दो को पूरा का पूरा सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया, दो सेंटेंस होंगे, बीच में ऑब्जेक्ट की बात हो रखी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, टू हुम डिड यू सेंड द ईमेल, ईमेल तुमने किसको भेजा, टू हुम किसको भेजा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई सेंड द ईमेल टू द कस्टमर, मैंने कस्टमर को ईमेल भेजा। whom I spoke with earlier, जिसके साथ मैंने पहले बात करी थी, whom I spoke with earlier, ये हो गया। I sent the email to the customer, ये हो गया। समझ गए, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ। विद whom did you work on the project, किसके साथ तुमने काम किया। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये टू और विद कैसे आ रखा है, टू इस वजह से आ रखा है, सेंड हमने ईमेल किया, जिसको ईमेल सेंड किया जाता है उसके साथ टू आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ये, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों ये हमने कहा जिसके साथ काम किया प्रोजेक्ट पर, जिसके साथ काम किया जाता है ना प्रोजेक्ट पर, उसके साथ विद आता है, इसलिए हमने विद लगाया, क्योंकि आगे भी लिखा है आई वर्कड विद द टीम, मैंने टीम के साथ वर्क किया। तो एक सेंटेंस ये, आई वर्कड विद द टीम, मैंने टीम के साथ वर्क किया। whom, जिसको माय मैनेजर असाइन, जिसको whom माय मैनेजर असाइन, जिसको मेरे मैनेजर ने असाइन किया, जिसको मेरे मैनेजर ने असाइन किया, काम तो मेरे मैनेजर ने किया, जिसको असाइन किया उसके ऊपर काम हुआ। तो अब whom समझ में आए किसको कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर वर्क होता है वो आपका whom होता है। अच्छा लगता जा रहा है, समझते जा रहे हो तो लाइक बटन में जरूर प्रेस करना, भूल मत जाना, सेशन पूरा देखा और लाइक बटन प्रेस नहीं हो पाया। चलो हु हो गया, हुम हो गया, विच पे आते हैं। विच का पहला इस्तेमाल नॉन लिविंग के साथ होता है, और एनिमल्स हो गया, आइडियाज, थिंग्स, इन सब के साथ होता है। जैसे विच बुक डू यू रिकमेंड, एक सवाल और एक जवाब दोनों करके इसी पैटर्न में लिखे ताकि आपको समझ में आए। सवाल, विच बुक डू यू रिकमेंड, कौन सी बुक आप रिकमेंड करते हैं, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल हो गया। द वन, वो किताब, विच हैज अ ब्लू कवर, जिसमें ब्लू कवर है। विच आपका दोनों तरीके से यूज होता है दोस्तों, ये आपका
सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तरीके से भी यूज हो जाता है और ऑब्जेक्टिव। अब दोनों में विच यूज होता है तो इसमें ये वाला कंफ्यूजन रहता नहीं है, लेकिन विच रहेगा, याद रहेंगे। एग्जाम्पल देखा, विच रेस्टोरेंट शुड वी चूज, कौन सा रेस्टोरेंट हमें चूज करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, नॉन लिविंग की बात हो रखी है, हालांकि चूज की बात में भी विच लगता है, वो आगे बताऊंगा। आई प्रेफर द वन विच सर्व्स इटालियन फूड, मैं उसको प्रेफर करता हूं जो इटालियन फूड सर्व करते हैं। सो आई प्रेफर द वन, तो मैं यहां पर वन किसकी बात कर रहा हूं, पर्सन नहीं है, ये वन मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, उसके लिए विच यूज हो गया। लिविंग पर्सन की बात कर रहा था तो क्या लगता, हु लगता। नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं तो क्या लगेगा, विच लगेगा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, विच पेंटिंग डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी पेंटिंग आपको पसंद है। द वन यानी वो पेंटिंग, पेंटिंग की बात हो रही है, उसके लिए लगा है। विच पोर्ट्रेज द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाती है, दृश्य दिखाती है। विच कार आर यू गोइंग टू बाय, कौन सी कार आप खरीदने जा रहे हैं। द मॉडल, वो मॉडल विच हैज द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, जिसमें बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी है। आप लोग अपनी फेवरेट कार वाली बता सकते हो, ठीक है। बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी कौन सी कार में, वैसे वैगनआर में है, मेरे को बताना। चलो अगला, विच कंप्यूटर शुड आई गेट, कौन सा कंप्यूटर मुझे मिलना चाहिए। आई वुड गो, तो कौन सा लेना चाहिए, मिलना चाहिए, आई वुड गो फॉर द वन, मैं उस कंप्यूटर के लिए जाऊंगा। तो वन किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की। विच इज अ फास्टर प्रोसेसर एंड मोर स्टोरेज, बात मान के चलिए, हम वन का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि कंफ्यूजन कई बार वन से होती है कि वन बात किसकी कर रहा है, तो हमेशा हमें सेंस से समझना पड़ेगा किसकी बात हो रही है। इन जनरल एग्जांपल तो कहीं से भी पढ़ लोगे, उसका समझ में भी नहीं आएगा। विच ड्रेस शुड आई वियर टू द पार्टी, कौन सी ड्रेस मुझे पार्टी के लिए पहननी चाहिए। आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं द वन, ऐसी ड्रेस विच हैज अ फ्लोरल पैटर्न, जिसमें थोड़ा फ्लोरल पैटर्न हो। ये ड्रेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों यूज हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ रखा है कि ठीक है, विच का इस्तेमाल कैसे, हु का कैसे, हुम का कैसे। और विच का ये एक इस्तेमाल है दोस्तों जो इसके लिए यूज हुआ है। विच का दूसरा इस्तेमाल भी है जहां पर लिविंग थिंग्स के साथ, ह्यूमन के साथ भी विच का इस्तेमाल होता है, बट वो कंडीशन बनती है जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं। पहले वाला क्वेश्चन में मैंने चूज करके ही बताया था, जैसे विच एक्टर डू यू लाइक मोस्ट, एक्टर है, एक्टर तो लिविंग पर्सन है, लेकिन विच लगाएंगे क्यों, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है। विच ऑथर हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर लाइफ, विच ऑथर, लेकिन हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हु ऑथर नहीं लगाएंगे, विच ही लगाएंगे, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। विच टीचर हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन योर एजुकेशन, किस टीचर का ग्रेटेस्ट इंपैक्ट था तुम्हारी एजुकेशन पर। हाँ, विच पॉलिटिकल लीडर डू यू एडमायर द मोस्ट, विच किसके लिए यूज हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर। Which scientist has made the most significant contribution to your field of study, तो बात किसकी हो रही है, which scientist की, living being की। Which artist work, किस आर्टिस्ट के काम की बात हो रही है। अब ये बात अलग है हम काम की बात करें, बट मैंने एग्जांपल दोनों के आपको दे दिए। आर्टिस्ट के काम की बात हो रही है। डू यू फाइंड मोस्ट कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है बहुत ल्यूक्रेटिंग हो, यानी कोई चीज बहुत आकर्षक है, उसको हम कहते हैं। तो रूल नंबर 3 सबको समझ में आया, हु, हुम, विच तक आ गए। अब आते हैं हम दैट पर। ये मैं गारंटी दे रहा हूं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर अगर किसी किताब में पढ़ रहे हो, कहीं अगर किसी किताब में मौजूद है, उससे बहुत कमाल का है, जिसमें शायद एक एग्जाम्पल दिया हो। और यहां पर जिसने अगर कहीं कोई कुछ पढ़ा हुआ है और ये पढ़ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों थम्स अप भी देना और कमेंट करके भी दोस्तों जरूर बताना। पूरी की पूरी दोस्तों 120 के 20 रूल कराऊंगा, बड़ी आराम से पढ़ना, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, अब इस्तेमाल पे आते हैं हम। दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। कुछ कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। अगर ये लिखा है कहीं पर ऑल, एनी, दी ओनली, दी सेम, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, ठीक है, तो इसके बाद दैट आएगा। कैसे आएगा, एग्जांपल दूंगा। एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि हमने कहा तुम बेस्ट हो, तो सुपरलेटिव डिग्री है। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे करके याद रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री को, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं कहीं पढ़ रहा था किसी किताब में, उसमें भी 120 रूल लिखे हुए थे, उसमें एक चीज गलत लिखी थी, इसलिए मैं आपको बड़ा बता दूं। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कहीं अगर समवन लिखा हुआ है, somebody लिखा हुआ है और समथिंग लिखा हुआ है, तो भी हम दैट लगाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत लिखा है, पूरी तरीके से गलत लिखा है। मैं देख के शॉक्ड हो गया। हो जाता है, कोई बात नहीं, सही करवा लेना भैया, हो जाए तो सही।
इसी को याद रखना, समवन समबडी समथिंग के साथ ऐसा नहीं है, बाकी सबके साथ है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में एक मार्क भी गलत हो गया सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, पीछे हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट भी गलत पढ़ा तो। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना है। रूल नंबर 3 ध्यान रखो, सबके एग्जाम्पल दिए हैं, बड़े ध्यान से सुनना, सबके एग्जाम्पल आपको मजे समझ में आएंगे। हर एक वर्ड का एग्जाम्पल दिया। पहला ऑल, मतलब सारी की सारी चीजें, ईडीएम भी है और लिख भी दिया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वही हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट यू हैव इज गिवन बाय योर पेरेंट्स, इस तरीके के सेंटेंसेस, ऑल लिखा है दैट आएगा। एनी बुक दैट यू रिकमेंड विल बी हेल्पफुल, एनी करके वन लिखाओ, एनी बडी लिखाओ, एनी बुक करके लिखाओ, ये कुछ और करके लिखा होगा, सबके साथ आ जाएगा। सो हमने कहा एनी बुक दैट यू रिकमेंड विल बी हेल्पफुल, दैट आ जाएगा। शी इज द ओनली पर्सन दैट अंडरस्टैंड्स मी, द ओनली की वजह से दैट आ गया। द केक आई बेक्ड हैज द सेम टेक्सचर दैट आई वांटेड, सेम ऐसा ही टेक्सचर है, द सेम की वजह से दैट आ गया। देयर इज नॉट मच, काफी कुछ ऐसा नहीं है, दैट आई कैन डू टू हेल्प, जो कि मैं किसी की मदद करने के लिए कर सकता हूं, मच की वजह से दैट आ गया। देयर इज नो रीजन, नो के चक्कर में आ गया। देयर इज नो रीजन दैट जस्टिफाइज हिज बिहेवियर। द लिटिल मनी, द लिटिल के चक्कर, द लिटिल मनी दैट शी हैड वाज स्पेंट ऑन ग्रोसरीज, जो उसके पास था वो ग्रोसरी पे खर्च हो गया। द फ्यू की वजह, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर वेरी क्लोज टू मी। एनीवन लिखा होगा, एनीवन that tries to enter without permission will be punished, उसको punish anyone की वजह से that। anybody that breaks the rules will be disqualified। anything that makes you happy is worth pursuing। पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर लेना, इसकी जो मैं देता जाऊंगा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ढूंढ लेना, टेलीग्राम पर लिखना विशाल परिहार, मेरा नाम लिखना विशाल परिहार टेलीग्राम, ऐसे करके लिखना, बिना स्पेस के लिखना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पुराना वाला यार विरोधी पार्टी ने पता नहीं क्या किया, हैक कर लिया यार, बहुत विरोधी लोग हो गए यार, पुराना वाला हैक हो गया, नया बना रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसे ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। अच्छा, और रूल समझो, एवरीवन की वजह से दैट, एवरीवन दैट अटेंडेड द पार्टी एंजॉयड इट, उन्होंने एंजॉय किया। एवरीबडी दैट नोज हर एडमायर्स, सॉरी, एवरीबडी दैट नोज हर, हर आदमी जो उसको जानता है, एडमायर्स हर डिटर्मिनेशन, वो उसके डिटर्मिनेशन को एडमायर करता है। एवरीबडी की वजह से ये वर्ब आई, एडमायर्स। एवरीथिंग दैट ही टचेज टर्न्स टू गोल्ड, हर वो चीज जो वो छूता है सोने में बन जाते। याद है बचपन की कहानी, एक राजा था, उसने वरदान मांग लिया था, जिसको मैं छूऊं वो सोने की बन जाए, है, अपने बच्चे को छू लेता, सोने की मूर्ति हो जाता उसका बच्चा। याद है, मैंने वही एग्जांपल लिखा है। तो हमने कहा यहां पर नो वन that I know has ever been there, कोई भी व्यक्ति जिसको मैं जानता था वो यहां पर था, कोई भी नहीं था, कहने का मतलब ये। Nobody that I have talked to has any information, nothing that he says can be trusted, जो भी वो कहता है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। None of the applicants that applied met the requirements, कोई भी एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया था रिक्वायरमेंट नहीं मीट की उसने। She is the most talented, देखो the most आगे सुपरलेटिव डिग्री, she is the most talented artist that, उसी वजह से आया सुपरलेटिव डिग्री की वजह से, I have ever met, सुपरलेटिव डिग्री हमने यहां लिख दी। ऐसे करके दोस्तों ध्यान रखना, सबके एग्जांपल समझ में आए दोस्तों। दैट का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीखा, ये था हमारा रूल नंबर 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। और रूल नंबर 3 के बाद दोस्तों 2 रूल और हैं, उसको और देख लो जो उसी से जुड़े हुए हैं। वो ये है whoever और whomever, whoever और whomever, ठीक है। सो whoever और whomever है ना, तो दोनों की दोनों को दोस्तों ध्यान रखो। अरे क्या हो गया, अरे whoever और whomever, whoever बना है who से, तो दोस्तों क्या हो गया, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल होगा। whomever यूज होता है whom से, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इस्तेमाल होगा। जरा समझ के देते एग्जांपल, जैसे हमने लिखा whoever finishes, जो भी फिनिशेस करेगा पहले will win the prize, वो प्राइज जीत जाएगा। और whomever देखा हमने, give the award to whomever you think deserves it, कह रहे अवार्ड दे दो किसको, टू लिखा है, प्रीपोजिशन है, हमें यहां पर ऑब्जेक्ट ही चाहिए, किसको, whomever, जो भी कोई you think तुम्हें लगता है डिजर्व करता है उसी को दे दो। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। ये whoever के एग्जाम्पल, ये whomever के। whoever वर्ब आई, whoever arrives late, जो भी लेट आता है, will not be allowed to enter, उसे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। वर्क किसी ने किया, whoever cooked this meal, जिसने भी इस मील को कुक किया है, did a fantastic job, बहुत अच्छा काम किया है। whoever solved the puzzle, जो भी पजल सॉल्व करता है, will receive a gift, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। You can invite, आप इनवाइट कर सकते हैं whoever you want to the party, जिसको भी आप चाहे पार्टी में।
जिसको भी आप चाहें, whoever you want to the party। अब हमने कहा you can invite whoever, जो भी कोई व्यक्ति you want to the party। अब ये बताना है आपको क्या ये करेक्ट है कि नहीं। ऐसी एक मैं यहां भी दे रहा हूं, दो है नीचे। whoever left the door, जिसने भी डोर, whoever left the door open should, जिसने भी डोर ओपन छोड़ रखा है, whoever left the door open should close it, उसे से बंद करना चाहिए। एक एग्जांपल यहां है, दो एग्जांपल यहां है। अब आ जाओ whom पर। द मैनेजर विल हायर, मैनेजर हायर करेगा whomever he believes is the most qualified, जिसको भी वो बिलीव करता है कि वो मोस्ट क्वालिफाइड है। ये ऑब्जेक्ट बन गया है ना, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। यू कैन डोनेट द क्लोथ, तुम क्लोथ डोनेट कर सकते हो किसको, टू whomever you choose, जिसको भी आप चूज करोगे। शी विल गिव द बुक टू whomever ask for it first, जो शी है वो बुक दे देगी किसको, जिसको भी, जो भी मांगेगा पहले किताब को पहले। द टीचर विल हेल्प whomever needs assistance, टीचर करेगा मदद किनकी, जिसको भी जरूरत होगी असिस्टेंस की, मदद की जरूरत होगी। ही विल सेंड द इन्विटेशन टू whomever he wants to invite, उसको इन्विटेशन देगा जिसको भी वो इनवाइट करना चाहता है। अगर आप देखो यू कैन इनवाइट, ही विल सेंड द इन्विटेशन किसको, whoever you want to द पार्टी। अब देखो इसमें भी ऐसे लिखा हो यहां पर इन्विटेशन टू whomever, तो डाउट आ सकता है कहीं यार whomever तो नहीं लगाएंगे, हम whomever नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लगाते हैं, तो हमने अगर इसमें लिखा होता यू कैन सेंड इन्विटेशन टू, तो हम whomever लगाते क्योंकि वो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता। यहां पर आपको दोस्तों सब्जेक्ट चाहिए होगा और यहां ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बस इस चीज को, छोटी छोटी चीज को ध्यान रखिएगा तो क्लैरिफाई हो पाएगा। उम्मीद है दोस्तों whoever और whomever के मैंने एग्जांपल दी, आपको क्लैरिटी मिल पाई होगी इसको एक एक करके, है ना। हमने इसे पढ़ लिया, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इतनी देर पढ़कर आपको कैसा लगा मुझे बता देना। आज चलते हैं रूल नंबर 4 पर। ये है रूल नंबर 4 कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां कंडीशन बताई जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन बताने के लिए दोस्तों पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वो होते हैं जीरो कंडीशनल जहां किसी हम ट्रुथ की बात करें, किसी फैक्ट की बात करें, साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें जो कभी नहीं बदलते, उसे कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में ध्यान रखना है जिस सेंटेंस में कंडीशन है तो वो इफ से शुरू होगा या बाकी किसी वर्ड जो कंडीशन बताता है। इफ हो गया, व्हेन हो गया, अंटिल हो गया, अनलेस हो गया। कंडीशन बताया जा रहा है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा और दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जांपल समझो, इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, कह रहे अगर वाटर पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, तो ये उबलने लगता है। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, एस और एस लगाए, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाए। नेक्स्ट, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हो तो ये मेल्ट होती है, प्रेजेंट डेफिनेट में, दोनों की दोनों सिंपल प्रेजेंट में। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। इफ इट गेट्स डार्क, अंधेरा हो जाता है, दी स्ट्रीट लाइट्स टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये उसका साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि वो उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, एक तरीके से साइंस का इस्तेमाल करके। इफ प्लांट्स रिसीव सनलाइट, अगर इन्हें सनलाइट मिलती है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं, खाना बनाते हैं अपना। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग वाटर टर्न्स टू आइस, तो वाटर आइस में बन जाता है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस थे, हमने पढ़ लिया। अच्छा, जीरो के बाद आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वो हो गए जहां पर कंडीशन दे रखी है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। हम बात फ्यूचर की चीजों को लेकर कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कहते फ्यूचर की बात को है, लेकिन जहां कंडीशन दी होती है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे और जो दूसरा सेंटेंस जहां रिजल्ट होगा उसको हम फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। जैसे कि कैसे, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, भले कहेंगे होगी लेकिन प्रेजेंट में लिखेंगे। इट विल, आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर रहूंगा, आई विल स्टे एट होम, फ्यूचर सिंपल। देखो ये प्रेजेंट में बनाएंगे, कॉन्सिक्वेंस को फ्यूचर में। दूसरा, इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून वी विल कैंसिल द पिकनिक, ये फ्यूचर आ गया। इफ आई फिनिश वर्क अर्ली आई विल गो टू द जिम, प्रेजेंट और ये फ्यूचर आ गया। इफ दे डोंट स्टडी दे वुंट पास द एग्जाम, प्रेजेंट डेफिनेट, फ्यूचर डेफिनेट। इफ शी misses the bus she will be late for school, present definite, future indefinite. if you eat too much candy you will get a stomachache, तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा, एक प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरा फ्यूचर।
याद रहेगा, ऐसे करके इसको याद रखना है। एग्जाम में गलती कैसे पूछी जाती है, आपका प्रेजेंट डेफिनेट ना देकर उधर भी फ्यूचर दे देंगे, या फ्यूचर ना देकर विल की जगह लिख देंगे वुड लिख देंगे, शुड लिख देंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस समझ में आया। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस ये होता है जहां कंडीशन होती है उस सेंटेंस को पास्ट में लिखते हैं, और जहां पर रिजल्ट होता है उसको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई हैड $1,000,000, अगर मेरे पास $1,000,000 होते, आई वुड बाय अ हाउस, तो मैं घर खरीद लेता है। सो कंडीशन में हैड आया जो कि सेकंड फॉर्म है, और वुड के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर अ बर्ड, और दूसरी इसमें ऐसी चीजें भी आती हैं दोस्तों जो कि हमारी इमेजिनरी होती हैं, है ना, तो ये इमेजिनरी भी इसी में आती है। जैसे कि अगर मैं चिड़िया होता, भले ही आई लिखा है हमें, लेकिन यहां पर वर लिखना पड़ेगा। इसके अलग से रूल भी बता दूंगा, लिखवा दिया मैंने। आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया उड़ता। वो पता है मैं इसलिए लिखवा दिया कि जब मैं कराऊंगा तो आपको पता रहे, हम तब पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरा, इफ शी वॉन, सेकेंड फॉर्म है, वॉन दी लॉटरी, अगर उसने लॉटरी जीतती तो शी वुड ट्रेवल टू जापान, तो वो जापान ट्रैवल करती, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू डिड नॉट हैव अ जॉब, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होती, यू वुड हैव मोर फ्री टाइम, तो तुम्हारे पास और ज्यादा फ्री टाइम होता। इफ दे लिव्ड क्लोजर, वी वुड विजिट देम मोर ऑफन, अगर वो पास रहते तो हम ज्यादा ऑफन विजिट कर पाते। इफ आई न्यू हाउ टू प्ले द गिटार, अगर मुझे पता होता गिटार कैसे बजाना है, आई वुड ज्वाइन अ बैंड, तो मैं ज्वाइन कर लेता एक बैंड को। बन गया, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो गया। आ जाओ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों ऐसा होता है कि जो कंडीशन होती है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हम वुड हैव थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म। ठीक है। जैसे इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, अगर मुझे पार्टी के बारे में पता चल चुका होता, आई वुड हैव कम, तो मैं पहुंच चुका होता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने कठिन परिश्रम कर चुका होता, सो आई वुड हैव पास द टेस्ट, तो मैं टेस्ट पास कर चुका होता। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो पहले जा चुकी होती, शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन को पकड़ चुकी होती। इफ दे हैड इनवाइटेड अस, अगर वो हमें इनवाइट कर चुके होते, वी वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो हम पार्टी अटेंड कर चुके होते, है ना। इफ ही हैड नोन अबाउट द डिस्काउंट, अगर उसे डिस्काउंट के बारे में पता चल चुका होता, ही वुड हैव बॉट द शूज, तो वो जूते खरीद चुका होता है, ऐसे करके। इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड मोर, अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होते, यू वुड हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तुम कॉम्पिटिशन जीत चुके होते। हो गई दोस्तों 4 रूल। समझ में आया सबको तो मुझे बताना। जी सर, इतनी देर का वीडियो है, आप में से किसी को लगाओ कि वीडियो स्लो है तो आप इसको तेज करके देख लेना। ठीक है। वीडियो को मैं लाइव इसलिए नहीं किया है दोस्तों कि आप में से सभी लोग, जरूरी नहीं कि लाइव इसको उस टाइम पर देख पाओ, बट रिकॉर्डेड सेशन है, कभी भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी, इसको दोस्तों आप देखते रहना। आज का सेशन अगर आपको बहुत बढ़िया लगा है तो आप सभी लोग मुझे भर भर कर कमेंट करेंगे और मुझे कहेंगे मुझे वीडियो और चाहिए। हर वीडियो के लिए दोस्तों 2 से 3 दिन का मैं गैप दिया करूंगा। एक वीडियो पढ़ा, 2 से 3 दिन का गैप, फिर दूसरा वीडियो, फिर 2 से 3 दिन का गैप, फिर तीसरा वीडियो, फिर 2 से 3 दिन का गैप, फिर चौथा वीडियो। इस तरीके दोस्तों हम लोग वीडियो किया करेंगे। उम्मीद है दोस्तों बढ़िया से मजेदार तरीके से आप लोगों ने इसे सीख लिया होगा। फिर भी कोई परेशानी, फिर भी कोई दिक्कत आए, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। बाकी चैनल ज्वाइन करके रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अच्छा लगे लाइक बटन में जरूर प्रेस कर लेना। उम्मीद करता हूं आप सबका सिलेक्शन होगा, जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।